14 अक्टूबर का करंट अफेयर का नोट्स। सो इसमें क्या क्या कवर करना था हमको। वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 रिलीज्ड। तो जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का रिपोर्ट है 2023 का, दैट वाज रिलीज्ड रिसेंटली, जहाँ पर क्या बताया गया कि द रिपोर्ट इज़ कंपाइल्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। कौन रिलीज़ किया है, मतलब रिपोर्ट को किसने कंपाइल किया है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उन्होंने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये सब किया है। कि हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, सेक्स रेशियो एट द बर्थ एक्सक्लूडिंग सिक्किम, सिक्किम को हटा के सेक्स रेशियो बर्थ पे कितना है, तो वॉज 928 फीमेल पर 1000 मेल्स। पर 1000 मेल्स में कंपेयर किया जाता है तो 928 फीमेल्स है, तो ये तो काफ़ी कम है। वैसे हाईएस्ट कहाँ पर देखने को मिला? अरुणाचल प्रदेश में। तो सेक्स रेशियो अच्छा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, सारे स्टेट्स में से। बट अरुणाचल प्रदेश में 1028, मतलब मेल से भी ज़्यादा फीमेल्स पैदा हो रही है अरुणाचल प्रदेश में। एंड लोएस्ट है झारखंड में, जहाँ पर 899, मतलब 900 भी नहीं है बोलो झारखंड में। ओके, तो ये डेटा याद रख लेना है, 928 पर 1000 मेल्स excluding Sikkim. Then high endemic, approximately 90% of the Madagascar's flora and fauna is found nowhere else. Approximately 90% of the Madagascar flora and fauna है वो कहीं पर और नहीं मिल रहा है। Approximately high endemism है, 90% Madagascar flora fauna is found nowhere else. ओके, तो पहले तो मेडागास्कर का पोजीशन ये है अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एंड यहाँ पर है मेडागास्कर। इसी के सामने में मोजाम्बिक भी है, बट हमको तो मेडागास्कर पढ़ना है। तो 90% ऑफ द मेडागास्कर में जो फ्लोरा एंड फौना है वो दुनिया में और कहीं पर भी नहीं मिलता, ड्यू टू द मेडागास्कर का आइसोलेशन फ्रॉम द अफ्रीका बाई ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट से सेपरेट हो रहा है मेडागास्कर एंड द इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून से भी इसका रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट होता है उसी से तो विंड फ्लो होती है। साउथ वेस्ट मानसून साइकिल है, अफेक्ट होता है। तो द साउथ वेस्ट मानसून साइकिल स्टार्ट्स नियर दी मेडागास्कर से ही, तो के मेडागास्कर के आसपास ही क्या होता है, जो मैस्करीन हाई, ये सब वर्ड पढ़ते हैं ना हम, तो मेडागास्कर के पास में ही होता है। विद दी मैस्करीन हाई पुशिंग साउथ ईस्टर्ली विंड्स, तो पुश करते हैं ये साउथ ईस्टर्ली विंड्स को टुवर्ड्स द इंडियन कॉन्टिनेंट। आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दीज विंड्स डिफ्लेक्ट टू बिकम मॉइस्चर लेडन साउथ वेस्टर्न हेडिंग टुवर्ड्स इंडिया। तो ये जब नियर मेडागास्कर ओरिजिनेट होता है तो वो साउथ ईस्टर्न विंड्स होती है, जैसे ही वो इक्वेटर को क्रॉस करती है वो क्या हो जाती है, साउथ वेस्ट मानसून बन के इंडिया की तरफ बढ़ती है। देन नेक्स्ट डे का न्यूज़ है, की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, इट एस्टिमेट्स टोटल एलिफेंट पॉपुलेशन एट 22,446 एंड इंडिया हार्बर्स द लार्जेस्ट वाइल्ड पॉपुलेशन, अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द ग्लोबल टोटल। एस्टिमेट किया गया टोटल आसियान एलिफेंट पॉपुलेशन एट 22,446। तो आसियान एलिफेंट का पॉपुलेशन लगभग 22,000 के आसपास है। एंड इंडिया हार्बर करता है लार्जेस्ट वाइल्ड पॉपुलेशन, मतलब जंगल में जो पॉपुलेशन है, वाइल्ड पॉपुलेशन आसियान एलिफेंट की, वो कहाँ पर है? इंडिया में है। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द ग्लोबल टोटल, तो पूरे ग्लोब में जितना एलिफेंट है उसका 60% तो इंडिया में ही है। करंटली वाइल्ड एलिफेंट्स परसिस्ट मेनली इन द 4 फॉरेस्टेड हिल रीजन में है। कहाँ कहाँ पे? हिमालयन के फुट हिल्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ईस्ट सेंट्रल इंडिया में, एंड वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स विथ अ स्मॉल फेरल पॉपुलेशन इन अंडमान एंड आइलैंड्स। तो कौन कौन सा? हिमालयन फुट हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ईस्ट सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स विथ अ स्मॉल फेरल पॉपुलेशन इन अंडमान आइलैंड्स। वेस्टर्न घाट्स है वो होस्ट करता है दी लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स, वेस्टर्न घाट दिस एरिया। तो वेस्टर्न घाट है, वहाँ पर लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट देखने को मिलता है, फॉलोड बाय द नॉर्थ ईस्ट हिल्स। तो वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा, देन नॉर्थ ईस्ट के हिल्स में, देन ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स। अमंग स्टेट्स कर्नाटका सपोर्ट्स हाईएस्ट पॉपुलेशन। ये एक बार यूपीएससी ने पूछा भी था कि केरला में सबसे ज़्यादा एलिफेंट का पॉपुलेशन है, बट नो, केरला का वैसे भी जोग्राफिकल एरिया बहुत कम है। कर्नाटका है, वहाँ पर कर्नाटका का जोग्राफिकल एरिया भी ज़्यादा है। तो कर्नाटका सपोर्ट्स द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, आसियन एलिफेंट, फॉलोड बाय द आसाम, देन तमिलनाडु, फिर केरला। तो पहला सबसे ज़्यादा कर्नाटका में, देन आसाम में, फिर तमिलनाडु में, एंड देन केरला में। तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है, पहले इधर कर्नाटका, देन आसाम, फिर तमिलनाडु एंड देन केरला।
देन नेक्स्ट है ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5 ये किसका है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड सर्च इन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका अंडर ऑपरेशन चक्र 5। तो कौन कर रहा है? सीबीआई का सर्च ऑपरेशन है। कहाँ कहाँ पर? तमिलनाडु में, इधर सदर्न वाले स्टेट्स में, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका अंडर ऑपरेशन, ये तीनों स्टेट में, महाराष्ट्र के नीचे के तीनों, कौन कौन सा? कर्नाटका, देन केरला एंड इस साइड वाला तमिलनाडु, ठीक है। तो इन तीनों स्टेट्स में ऑपरेशन चक्र। एम क्या है? टू ब्रिंग साइबर क्रिमिनल्स टू जस्टिस एंड सेफ गार्ड सिटीजन्स अक्रॉस बॉर्डर फ्रॉम डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन। तो साइबर क्रिमिनल्स इनको जस्टिस दिलाना एंड सेफ गार्ड करना सिटीजन्स को अक्रॉस बॉर्डर्स फ्रॉम डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन से। तो सदर्न स्टेट्स ही है, वहीं पर सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम, क्योंकि वहीं पे ही तो आईटी हब्स है, तो उधर ही ज़्यादा हो रहा है। फिर क्या है ये? मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स क्या है शायद, ओके, इसमें देखते हैं। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसका रिसेंट पब्लिकेशन किया गया डेटा का फ्रॉम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सोर्सेज, ओके। कहाँ से? FAO जो कि यूनाइटेड नेशन का है, यूनाइटेड नेशंस FAO, देन यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक, DHS प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टिमेशन, UNIGME। पहली बात तो GHI का स्कोर है वो किन किन क्राइटेरिया के बेसिस पे है? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी को कितना वेटेज दिया गया? 1/3 एंड अंडर नरिशमेंट को भी 1/3। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग, ठीक है, इसमें क्या क्या? 1/6 एंड दिस इज ऑल्सो 1/6। चाइल्ड स्टंटिंग में हाइट के अकॉर्डिंग वेट सही है या नहीं ये देखेंगे, तो नहीं, एज के अकॉर्डिंग हाइट सही है कि नहीं। तो अगर इसमें हाइट कम है तो क्या होगा? क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन, मतलब ये होगा। एंड चाइल्ड वास्टिंग है मतलब वेट अकॉर्डिंग टू एज या फिर अकॉर्डिंग टू हाइट, तो ये तो एक्यूट होगा क्योंकि ये चेंज किया जा सकता है वेट को। तो व्हाट आर द की गोल्स फॉर फॉरेस्ट रेस्टोरेशन? बॉन्ड चैलेंज, देन टारगेट 2 ऑफ द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो बॉन्ड चैलेंज क्या है? बॉन्ड चैलेंज ब्रिंग 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड, एक तो बॉन्ड कन्वेंशन भी है और ये बॉन्ड चैलेंज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बॉन्ड चैलेंज के अंदर हमको 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप है उनको रिस्टोर करना है बाई 2020 तक एंड 350 मिलियन हेक्टेयर बाई 2030। तो 2 टारगेट्स हैं, इनमें से एक टारगेट तो हमने ऑलरेडी मिस कर दिया है। सो 2 गोल्स हैं, एक तो बॉन्ड चैलेंज है एंड सेकेंड वन इज द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का टारगेट 2, राइट, स्पेसिफिक याद रखना है, टारगेट 2, ठीक है। बॉन्ड चैलेंज में हमारा क्या चैलेंज है? ग्लोबल लेवल पे जो चैलेंज है वो क्या है? 150 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड, डिग्रेड भी हो चुके हैं, डिफॉरेस्टेड लैंड है, लैंडस्केप है, उनको रीस्टोर करना है बाई 2020 एंड 350 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड, वही एंड डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड बाई उसको रिस्टोर करना है बाई 2030 तक का। देन इंडिया का टारगेट क्या है? इंडिया ने प्लेज किया कि हम तो 26 मिलियन हेक्टेयर बाई 2030 तक का हम लोग क्या कर लेंगे? रिस्टोर कर लेंगे, क्या को? डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप को। देन टारगेट 2 ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGBF का टारगेट 2 में क्या बोला गया है कि एटलीस्ट कम से कम 30% ऑफ एरियाज ऑफ डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल, डिग्रेडेड कौन कौन सा? टेरेस्ट्रियल, देन इनलैंड वाटर एज वेल एज मैरीटाइम या फिर मरीन या कोस्टल, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम टू बी इफेक्टिव रेस्टोरेशन बाई 2030। तो दोनों ही टारगेट 2030 का ही है, ओके। एक 2020 वाला है जो ऑफकोर्स हमने मिस कर दिया है, तो इसको लिख भी लेंगे जब हम लोग ये लिखेंगे कि हाँ हमने कोई एक्शन लिया है, नहीं मतलब लिया था लेकिन हम लोग नहीं अचीव कर पाए ऐसे, बट एस्पिरेशनल रहना है तो ये भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाला चीज़ लिखना है। देन ये तो हो गया। देन 16 अक्टूबर का देखते हैं, डिक्रीजिंग फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्स। तो फर्टिलाइज़र के टुवर्ड्स क्रॉप से उनका रिस्पॉन्स कम हो गया, जैसे फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर केजी ऑफ NPK फेल टू 12 kg टू 3 kg इन 2020। पहले जब फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे तो हमको उसका प्रोडक्टिव
दिखता था प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी दिखती थी 12 kg, एंड अब क्या हो गया 3 kg इन 2020। इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडी स्ट्रक्चर, ओवर यूज ऑफ यूरिया ड्यू टू द सब्सिडीज हैज़ caused nutrient imbalance and lopsided soil fertility। अब ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सब्सिडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसके लिए मिलती है, यूरिया के लिए, एंड क्योंकि यूरिया बहुत सस्ते में पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी न्यूट्रिएंट्स, तो फार्मर्स क्या करते हैं, ओवर यूज़ करने लग जाते हैं यूरिया का, ड्यू टू दी सब्सिडीज हैज़ कॉज्ड न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस एंड लॉपसाइडेड सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज तो हुई है, बट वो लॉपसाइडेड है। लॉपसाइडेड मतलब कि जब हम लोग कर्व भी बनाते हैं ना, तो एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है। तो देखो ये अगर एक्सिस है, एक तरफ ज़्यादा है, और बाकी देखो ये तो यूरिया में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन वगैरह का चलो अच्छा अमाउंट हमको सॉइल में देखने को मिलेगा, बट व्हाट अबाउट पोटेशियम, फास्फोरस एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो तो बहुत कम ही होंगे। तो ये लॉपसाइडेड सॉइल फर्टिलिटी, ये की टर्म है जिसको हमको याद रखना है। Then uneven fertilizer use in some states and districts per hectare use is higher than required quantity। required quantity से ज़्यादा ही हम उस सॉइल में, उसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो फर्टिलाइज़र वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। वाइल इन अदर्स दे यूज़ इन वेरी लो फॉर सम, मतलब सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिकॉर्ड more than 500 kg per hectare use which is far above recommended level। तो recommended level से कहीं ज़्यादा है ये तो। dependent on imports of both raw material and finished fertilizer। जो यूरिया बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, आई मीन तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए भी हम डिपेंडेंट हैं इम्पोर्ट पे, और फिनिश्ड फर्टिलाइज़र चाहिए उसके लिए भी हम लोग डिपेंडेंट है, चाइना से मंगवा रहे हैं। जब अभी न्यूज़ में भी था स्पेसिफाइड फर्टिलाइज़र का एक्सपोर्ट है, चाइना ने थोड़ा कंट्रोल करने का किया है, तो ये भी दिक्कत है। अबाउट 30% ऑफ द डिमांड इज़ मेट थ्रू इम्पोर्ट्स। तो इंडिया में जो फर्टिलाइज़र का नीड है वो 30% जो डिमांड है वो हम इम्पोर्ट से पूरा कर रहे हैं। रिकमेंडेशन ऑफ द CACP का क्या रिकमेंडेशन है, फेस्ड यूरिया प्राइस इंक्रीज, यूज़ सब्सिडी सेविंग्स टू सपोर्ट P&K फर्टिलाइजर्स। फेज्ड यूरिया प्राइस इंक्रीज, तो फेज्ड तरीके से करना चाहिए प्राइस इंक्रीज, CACP का ये रिकमेंडेशन है। यूज़ करना सब्सिडी सेविंग टू सपोर्ट। अब सब्सिडी से जो सेविंग मिलेगा, जो हम सब्सिडी कम करेंगे ना देना, फेज्ड यूरिया प्राइस इंक्रीज, धीरे धीरे यूरिया का प्राइस है उसको इंक्रीज़ करो, अचानक से इंक्रीज़ मत करो, बट धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज़ करो, और इससे जो पैसे बचेंगे उसको सपोर्ट करो फास्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स को, उसमें सब्सिडी दो। प्रमोट करना इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड तरीके से न्यूट्रिएंट को मैनेज करना। इट इंटीग्रेट्स अ केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे क्या क्या किया गया है, इट इंटीग्रेट्स अ केमिकल फर्टिलाइजर को इंटीग्रेट करेगा, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर। It integrates chemical fertilizer, organic manure and bio fertilizers। strengthen करता है ये सॉइल टेस्टिंग, प्रमोट करता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इट इंटीग्रेट्स केमिकल फर्टिलाइजर को भी इंक्लूड करना, ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं, खाद होता है ना ये, देन बायो फर्टिलाइजर, ये तीनों टाइप के यूज़ करते हैं। तो तीनों को ही प्रमोट करना इंटीग्रेटेड तरीके से, न्यूट्रिएंट को मैनेज करना। देन स्ट्रेंथन करना सॉइल टेस्टिंग को, अपग्रेड करना जो भी सॉइल टेस्टिंग लैब्स है, इंस्टॉल करना मॉडर्न इक्विपमेंट एंड ट्रेन स्टाफ फॉर रियल टाइम सॉइल एनालिसिस एंड एडवाइजरी सर्विसेज। फिर और क्या मेजर्स ले सकते हैं एड्रेस करने के लिए फर्टिलाइज़र रिलेटेड इशूज़ को। अच्छा, इसको जब हम लोग लिखेंगे हमको ये चीज़ पता होती है कि सॉइल टेस्टिंग को स्ट्रेंथन करना है, इंटीग्रेटेड तरीके से करना, फेज्ड यूरिया प्राइस इंक्रीज, बट दिस वॉज रिकमेंडेड बाय द CACP बोलेंगे तो थोड़ा अथॉरिटेटिव लगेगा भी कि हाँ हमने थोड़ा पढ़ लिख के ये रिकमेंडेशन लिखा हुआ है, राइट। देन मेजर्स टू एड्रेस फर्टिलाइज़र रिलेटेड इशूज़, फर्टिलाइज़र रिलेटेड इशूज़ को एड्रेस करने के लिए हम क्या मेजर ले सकते हैं, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, तो न्यूट्रिएंट के बेसिस पे सब्सिडी देना। देन PM प्रोग्राम फॉर, वही PM प्रणाम वाला स्कीम है, और कृषि परंपरागत वाला भी क्या बोलते हैं इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, दैट कैन ऑल्सो बी डन हियर। दैट PM प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट, अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। अदर सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रमोशन ऑफ नैनो फर्टिलाइजर। अदर सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रमोशन ऑफ नैनो फर्टिलाइजर। अदर सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, देन नीम कोटेड यूरिया, प्रमोशन ऑफ नैनो फर्टिलाइजर। देन डिस्ट्रिक्ट्स मोस्ट अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म ब्रॉट डाउन टू 3 from 6।
6 से 3 हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे नक्सलिज्म से। वो कौन कौन से? नाउ ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, बीजापुर, सुकमा एंड नारायणपुर। ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट बस छत्तीसगढ़ के अभी बचे हुए हैं दैट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। कौन कौन से हैं ये? बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर। द नंबर ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट has also been further brought down to just 11 from 18। तो नंबर ऑफ जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो भी 18 से 11 हुए हैं। ये तो क्या है जो 3 हो गए हैं 6 से डिस्ट्रिक्ट मोस्ट अफेक्टेड है। ओके, तो अफेक्टेड वाले 18 थे वो 11 पे रिड्यूस हो गए हैं, मोस्ट अफेक्टेड वाले 6 थे वो 3 पे रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेटा याद रखना है। अब बात करते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नक्सलबारी मूवमेंट ऑफ 1967। 1967 मूवमेंट थे, नक्सलबारी मूवमेंट ऑफ 1967 कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल से, यहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड धीरे धीरे बाकी स्टेट्स में आ गया था। आइडियोलॉजी वॉज दैट रूटेड इन दी सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ में इनकी आइडियोलॉजी रूटेड है कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है सोसाइटी में, ड्रिवन बाय द माओइस्ट प्रिंसिपल। माओ जेडोंग, ये चाइना के हैं। ठीक है, तो माओइस्ट principles, Naxalism has historically impacted some of the most remote, underdeveloped and tribal dominated regions of the country। तो ideology क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की? rooted in the socio-economic inequalities and driven by the Maoist principles, Naxalism has historically impacted some of the most remote, underdeveloped and tribal dominated regions of the country। The government has set a target to completely eradicate the left wing extremism by the 31st March of 2026। तो गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि इराडिकेट कर दिया जाएगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को इंडिया से बाय 31st ऑफ मार्च 2026। अब देखते हैं कि इस डेट तक का जो डेडलाइन गवर्नमेंट ने सेट किया इस तक का क्या हम इराडिकेट कर भी पाते हैं या नहीं। India's multidimensional counter left-wing extremism strategy, National Action Plan and Policy 2015. It includes the targeting of top leaders as well as overground workers, countering the nefarious ideology, choking of finances, enhanced coordination between states and central governments, etc। तो नेशनल एक्शन प्लान एंड पॉलिसी 2015 ये इंक्लूड करता है टारगेटिंग ऑफ टॉप लीडर्स को टारगेट किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान एंड पॉलिसी 2015 इट इंक्लूड्स टारगेटिंग ऑफ टॉप लीडर्स। अभी टॉप लीडर्स कहाँ के? नक्सलिज्म के जो टॉप लीडर्स हैं उनको टारगेट करना, एज वेल एज ओवर ग्राउंड वर्कर्स को, काउंटरिंग द निफेरियस आइडियोलॉजी को काउंटर कर किया जाएगा, चोकिंग ऑफ द फाइनेंसेस जो नेक्सलाइट्स हैं उनको कहीं से तो फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा होगा ना, तो उसको चोक करना। देन इन्हांस करना कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा। देन समाधान स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना, इट इंक्लूड्स द स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग एक्सेट्रा। देन डेवलपमेंटल इंटरवेंशंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, क्योंकि बिकॉज दिस थिंग इज रूटेड इन दी सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो अगर हम इक्वालिटीज़ लेके आ सके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के थ्रू, तो हम बहुत अच्छे हद तक डील कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट्स इंक्लूडिंग ओपन बैंक ब्रांचेस को ओपन करना, एटीएम्स ओपन करना, पोस्ट ऑफिस एंड ऑपरेशनलाइजिंग बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को इस्टेब्लिश करना, ऑपरेशनलाइज करना। स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स लाइक इस्टेब्लिशिंग आईटीआईज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स एंड एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान फॉर प्रोवाइडिंग पर्सनल अमेनिटीज एंड बेनिफिटिंग द लोकल पॉपुलेशन। कम्युनिटी engagement and perception management, for example civic action program CAP humanizes security forces and builds rapport between them and local people। other surrender come rehabilitation of Naxalites etc। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से डील करने के लिए डेवलपमेंटल इंटरवेंशन में हमको ये 3 चीज़ें तो याद रखनी है कि उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन करा दो, स्किल डेवलपमेंट करवा दो, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना। तो DAGUA DAJGUA, ठीक है। फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड परसेप्शन मैनेजमेंट करना,
Civic Action Program (CAP) humanizes security forces and builds rapport between them and local people. Other surrender come rehabilitation of Naxalites etc. तो सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन ऑफ नक्सलाइट का उनको सरेंडर भी करवाना, फिर रिहाब भी में भी उनका हेल्प करना। फिर ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन बाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन कौन लेके आता है? WMO। ग्रीन हाउस गैसेस पता ही है ना हमको, GHG गैसेस जो बोलते हैं, तो WMO ये रिलीज करता है। देन वार्मेस्ट ईयर 2020-24 का वो 2024 था, वो वार्मेस्ट ईयर था ऑन रिकॉर्ड विथ ग्लोबल टेम्परेचर 1.55 डिग्री सेल्सियस अबोव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो हम लोग तो कहाँ उसको कम करने वाले थे, 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो ब्रीच कर गया 1.5 डिग्री सेल्सियस पेरिस एग्रीमेंट थ्रेशोल्ड फॉर दी फर्स्ट टाइम ब्रीच किया है। ठीक है, तो 2024 में पहली बार ब्रीच कर दिया। तो ये अच्छा इंट्रो हो सकता है किसी आंसर का, या फिर ऐसे में तो लिख ही सकते हैं इसको। तो 2024 वार्मेस्ट ईयर था ऑन रिकॉर्ड। ग्लोबल टेम्परेचर जब कितना था? 1.55 डिग्री सेल्सियस अबोव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ब्रीचिंग दी 1.5 डिग्री सेल्सियस पेरिस एग्रीमेंट थ्रेशोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर क्या है? ट्रेंड्स इन द स्टेट्स फिस्कल ऑटोनॉमी। स्टेट के फिस्कल ऑटोनॉमी में क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है? इरोजन ऑफ स्टेट्स फिस्कल ऑटोनॉमी, GST effectively shifted taxation powers from states to GST Council, in which the center has a dominant role. Erosion of states' fiscal autonomy, GST effectively shifted taxation powers from states to GST Council. तो ये हम पूरा देखेंगे कि कैसे स्टेट की फिस्कल ऑटोनॉमी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, मतलब उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्या हो रहा है। तो GST आने के कारण इरोजन तो हुआ है स्टेट के फिस्कल ऑटोनॉमी का। GST इफेक्टिवली शिफ्टेड टैक्सेशन पावर्स फ्रॉम स्टेट्स टू GST काउंसिल, इन विच सेंटर हैज़ द डोमिनेंट रोल, जहाँ पे सेंटर का डोमिनेंट रोल है, क्योंकि GST कलेक्ट शुरू में कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है, फिर रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, फिर डेस्टिनेशन स्टेट है उसको मिल रहा है GST का पैसा, वो भी एक क्या हो रहा है, स्टेट के रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। एक्सपेंडिचर रिसोर्स मिसमैच, तो एक्सपेंडिचर एंड रिसोर्स का मिसमैच भी स्टेट्स बियर कर रही है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का, हेल्थ हो गया, एजुकेशन, ये बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए फंडिंग चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। एंड पोस्ट GST इंट्रोडक्शन जो रेवेन्यू रेजिंग पावर है वो लार्जली क्या हो गया? रेवेन्यू को रेज करने वाला पावर लार्जली सेंट्रलाइज्ड हो चुका है। वाइल एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी भी स्टेट के पास ही है लार्जली, क्रिएटिंग फिस्कल इम्बैलेंस क्रिएट हो जा रहा है। देन डिक्लाइनिंग डिवॉल्यूशन शेयर, डिवॉल्यूशन में जो शेयर है, जो स्टेट को पैसा मिल रहा है वो हर साल क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। एक्चुअल टैक्स डिवॉल्यूशन टू स्टेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हैज़ फॉलन शॉर्ट ड्यू टू द इंक्रीजिंग सेसेस एंड सरचार्जेस विच आर नॉट पार्ट ऑफ द शेयरेबल पूल का पार्ट ही नहीं है। तो देखो क्या हो रहा है, डिवॉल्यूशन शेयर में कम होता जा रहा है। जो एक्चुअल टैक्स डिवॉल्यूशन स्टेट्स को जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हैज़ फॉलन शॉर्ट ड्यू टू इंक्रीजिंग सेस एंड सरचार्ज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेस एंड सरचार्ज लगा ले रही है, तो सेस एंड सरचार्ज का पैसा कभी भी स्टेट्स को डिवॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो शेयरेबल पूल का पार्ट ही नहीं होता है। देन पिनलाइजिंग टैक्स शेयरिंग क्राइटेरिया, तो देर आर ग्रीवांसेस रिगार्डिंग द टैक्स शेयरिंग क्राइटेरिया इन ऑफ द फाइनेंस कमीशन विच ऑफर्स पिनलाइजिंग प्रोग्रेसिव स्टेट्स को। तो एक तरीके से पिनलाइज कर रहा है, क्योंकि जहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको ज़्यादा फंडिंग मिल रहा है, बट होना किसको चाहिए था? जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन कम है, जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स लिए, उनको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो एक तरीके से पिनलाइज किया जा रहा है फाइनेंस कमीशन के द्वारा उनको कम फंड देके। डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल ट्रांसफर्स के ऊपर डिपेंडेंस है। सेंट्रल ट्रांसफर्स अकाउंट फॉर 44% ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू विथ हायर डिपेंडेंस इन सम स्टेट्स, बिहार 72%, अफेक्टिंग लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड मे कॉज पॉलिटिकल फ्रिक्शन इन अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स। तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस भी है सेंट्रल के ट्रांसफ़र के ऊपर, जो जहाँ पर भी सेंट्रल ट्रांसफ़र अकाउंट फॉर 44% स्टेट रेवेन्यू, वहीं पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है कुछ स्टेट्स का, जैसे बिहार है वो सेंट्रल ट्रांसफ़र के ऊपर 72% रिलाई करता है, तो उसकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी अफेक्ट होती है, कॉज करता है पॉलिटिकल फ्रिक्शन, और खासकर उन स्टेट्स में जहाँ पर अपोजिशन पार्टी रूल कर रही है। तो स्टेट की ऑटोनॉमी पे क्या क्या दिक्कत है? एक तो इरोजन हो गया स्टेट की फिजिकल ऑटोनॉमी का बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ GST, क्योंकि
जीएसटी ने इफेक्टिवली शिफ्ट कर दिया है टैक्सेशन पावर को जीएसटी काउंसिल को, और सेंटर जहाँ पर ये जो जीएसटी काउंसिल है वो क्या कर रहा है, डोमिनेट रोल प्ले कर रहा है। एक्सपेंडिचर रिसोर्स मिसमैच, स्टेट्स बेयर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक लॉ ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा, एंड पोस्ट जीएसटी इंट्रोडक्शन रेवेन्यू रेजिंग पावर है वो लार्जली सेंट्रलाइज हो चुका है। while expenditure responsibility remains largely with states creating fiscal imbalance, लार्जली फिजिकल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो क्योंकि देखो ज़्यादातर जो खर्चा करने वाला काम स्टेट के पास है, बट क्योंकि स्टेट है वो इतना ज़्यादा रेवेन्यू खुद से तो कर नहीं रही है, जीएसटी का पैसा भी पहले स्टेट के पास जा रहा है, सॉरी सेंटर के पास जा रहा है, तो एक्सपेंडिचर एंड रिसोर्स का मिसमैच है। फिर डिवॉल्यूशन का शेयर है वो कम होता जा रहा है, एक्चुअल टैक्स डिवॉल्यूशन है जो स्टेट को मिलता है वो कम है और इंक्रीज़ होता जा रहा है सेशन सरचार्ज, जो कि पार्ट ही नहीं है शेयरेबल पूल का। फिर पिनलाइज किया जा रहा है जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं उनको फाइनेंस कमीशन के द्वारा उनका जो क्राइटेरिया है शेयरिंग क्राइटेरिया, टैक्स शेयरिंग क्राइटेरिया, उसके बेसिस पे। फिर डिपेंडेंस है बहुत ज़्यादा स्टेट्स का सेंट्रल ट्रांसफर्स के ऊपर। फिर वे फॉरवर्ड क्या है, रिस्ट्रक्चर टैक्स शेयरिंग प्रिंसिपल्स to restore fiscal space, enhance cooperative federalism and reduce over dependence on central transfer। तो reduce करना जो टैक्स शेयरिंग प्रिंसिपल्स है, रिस्ट्रक्चर करना टैक्स शेयरिंग प्रिंसिपल जो फाइनेंस कमीशन का है, टू रिस्टोर फिजिकल स्पेस, enhance करना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस on the central transfers। Central government can share the tax base on personal income tax with states where tax is collected, empowering states। some states suggest Canada model where federal government collect 46%। तो कहीं पर कनाडा मॉडल को भी सजेस्ट किया जाता है कि जहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट है 46% टैक्स रेवेन्यू को कलेक्ट करती है और स्पेंड करती है 40%, और वहीं पर सब नेशनल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है 54% एंड स्पेंड करती है 60%, गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स। तो हम लोग कनाडा मॉडल अपना सकते हैं अगर बात आती है स्टेट की फिजिकल ऑटोनॉमी की। एंड देन monitoring fiscal health using tools like fiscal health index and taking proactive measures to enhance the state's financial health। मॉनिटर करना फिजिकल हेल्थ को यूजिंग टूल्स लाइक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स एंड टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स टू एनहांस स्टेट्स फाइनेंशियल हेल्थ। नाउ वे फॉरवर्ड भी देख लिया था हमने कि क्या करना है। देन नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट सुंदरबन। ओके, तो सुंदरबन डेल्टा, द सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट लाइज ऑन द डेल्टा ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर ऑन द बे ऑफ बंगाल। तो इधर से गंगा आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर है, ये सब मिलके बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन डेल्टा के पास मैनग्रोव फॉरेस्ट है। द साइट इज इंटरसेक्टेड बाय अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ टाइडल वाटरवे। ये जो साइट है सुंदरबन का वो इंटरसेक्ट किया जाता है बाय द टाइडल वाटरवे, मड फ्लैट्स एंड स्मॉल आइलैंड ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड प्रेजेंट्स एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑनगोइंग इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये साइट इंटरसेक्ट की जाती है बाई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ टाइडल वाटरवे, मड फ्लैट्स एंड स्मॉल आइलैंड ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये ऐसे मैनग्रोव फॉरेस्ट है जो सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं एंड प्रेजेंट्स एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑनगोइंग इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। एंड ये क्या है, इट इज़ द ओनली मैनग्रोव फॉरेस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड बिसाइड्स बांग्लादेश टू हार्बर अ सिग्निफिकेंट टाइगर पॉपुलेशन। ओनली मैनग्रोव फॉरेस्ट है थ्रू आउट द वर्ल्ड बिसाइड्स बांग्लादेश टू हार्बर अ सिग्निफिकेंट टाइगर पॉपुलेशन को भी, जो रॉयल बंगाल टाइगर है जो कि सॉल्ट टॉलरेंट है। देन वेस्ट बंगाल है 42.45% हैज़ द हाईएस्ट मैनग्रोव कवरेज फॉलोड बाय गुजरात। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है, तो वहाँ पर वो वेस्ट बंगाल का मेजर पोर्शन है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैनग्रोव कवरेज है वेस्ट बंगाल में। देन गुजरात, फिर अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है हमको प्रीलिम्स के लिए, ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, एंड देन मैनग्रोव कवर की बात कर रहे हैं, मैनग्रोव कवरेज वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, देन गुजरात एंड देन अंडमान एंड निकोबार।
फिर अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल इंडियाज टोटल मैनग्रोव कवर स्टैंड्स एट 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर, मेकिंग अप 0.15% ऑफ द कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया। ISFR 2023 के अकॉर्डिंग ओवरऑल इंडिया का टोटल मैनग्रोव कवर स्टैंड करता है एट 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर, मेकिंग अप 0.15% ऑफ द कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया। So next है what is AMR, antimicrobial resistance. AMR happens when germs like bacteria, viruses and fungi develop the ability to defeat the drugs designed to kill them. तो जब क्या होगा, जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स में तो बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरस भी आते हैं, फंगाई भी आते हैं। तो अगर जो माइक्रोब्स है लाइक दिस वो डेवलप कर लेते हैं एबिलिटी टू डिफीट द ड्रग्स डिज़ाइन टू किल दैम, जो डिज़ाइन किया गया था ड्रग्स उनको मारने के लिए, उनसे एबिलिटी ये डेवलप कर लेते हैं डिफीट करने का, तो वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हैपन होता है। वाइल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कब होगा, मीन्स जब बैक्टीरिया बस वो इवॉल्व हो जाएगा टू रेजिस्ट इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। AMR superbugs directly cause over 1 million deaths annually and contribute to nearly 5 million deaths every year according to the WHO। AMR सुपर बग्स है, इन्हीं को सुपर बग्स बोलते हैं। तो ऐसे बग्स जो क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं एबिलिटी टू डिफीट दी ड्रग्स डिजाइन टू किल दैम, कॉजेज ओवर 1 मिलियन डेथ्स एनुअली, इसी के कारण हो रहा है, एंड कंट्रीब्यूट करते हैं टू नियरली 5 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू WHO। चैलेंजेस ड्राइविंग AMR इन इंडिया, ओवर कंजम्पशन लीडिंग टू वाइड स्प्रेड मिस यूज़ ड्यू टू देयर ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी। ओवर कंजम्पशन के कारण अगर एंटीबायोटिक्स है, अगर सबके सब ओवर कंज्यूम करने लगे तो क्या होगा, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड मिस यूज़ होने लगेगा ड्यू टू देयर ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाले जो मेडिसिन होते हैं ना, वो ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं। तो अगर ओवर द काउंटर ईजिली एक्सेसिबल होंगे तो ओवर कंजम्पशन का हमेशा ही रिस्क रहता है। हाइजीन एंड हेल्थ केयर, ओवर क्राउडिंग का होना, पुअर सैनिटेशन का होना, और इंडिया जैसे अर्बन सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ओवर क्राउडिंग एंड पुअर सैनिटेशन एंड tendency to overprescribe antibiotics in hospitals, clinics, especially in rural areas. Agriculture antibiotics are also misused in agriculture and poultry farming. एंटीबायोटिक्स है वो ऑल्सो मिसयूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, पोल्ट्री फार्मिंग में। देन एग्जर्बेटिंग फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ एंड क्लाइमेट चेंज आर वर्सनिंग द क्राइसिस। सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ हो गई, क्लाइमेट चेंज आर वर्सनिंग दी, और ज़्यादा क्राइसिस को वर्सन कर दे रहा है। क्या चीज़ें, सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़, क्योंकि कुछ लोग हैं उनको तो एक्सेस है, चलो AMR वाला रेजिस्टेंस वाला, इनके बारे में अवेयरनेस है कि हाँ बिना डॉक्टर के सजेशन कि हमको तो नहीं लेना एंटीबायोटिक्स, बट रूरल एरियाज में कोई बताने वाला नहीं है, तो दे विल कंज्यूम इट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और द काउंटर अवेलेबल है। तो देन स्टेप्स टेकन टू एड्रेस द AMR, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। WHO का ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलियंस सिस्टम ग्लास इनिशिएटिव। तो WHO का ग्लास इनिशिएटिव है, इसके लिए, किसके लिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR, तो ये इंडिया का इनिशिएटिव है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR 2017। फिर ऑपरेशन अमृत है, AMR इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, लॉन्च्ड बाय द केरला, डिटेक्ट दी ओवर द काउंटर सेल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स का जो ओवर द काउंटर सेल हुआ है उसको डिटेक्ट करना। बैन ऑन द इनअप्रोप्रिएट फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC इन इंडिया, तो बैन करना इनअप्रोप्रिएट फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का को इंडिया में। देन ग्लोबल MPI, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, ठीक है। इसका कौन कौन सा डायमेंशन है, पहली बात तो 3 डायमेंशन है, कौन कौन से बेसिस पे, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। तो तीनों को तो पहले इक्वल दिया जाएगा, हेल्थ को वेटेज 1/3, एजुकेशन को भी 1/3, लिविंग स्टैंडर्ड को भी 1/3। और फर्दर सब कैटेगराइजेशन किया गया, तो हेल्थ का 2 टाइप का, हेल्थ को एक तो न्यूट्रिशन एंड दूसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो 1/6 वेटेज है, ओके। देन एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, देन स्कूल अटेंडेंस, ईयर ऑफ स्कूलिंग 1/6, स्कूल अटेंडेंस 1/6, देन लिविंग स्टैंडर्ड्स 1/3, फिर कुकिंग फ्यूल 1/18, सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर 1/18, इलेक्ट्रिसिटी 1/18, हाउसिंग 1/18, एसेट्स 1/18, ठीक है। लिविंग स्टैंडर्ड्स 1/3, तो कुकिंग फ्यूल है 1/18, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल की याद रखना, इसको कैसे याद रखेंगे, चलो। हाउसिंग, अब घर पे और क्या होगा, एसेट्स
फिर घर पे और इलेक्ट्रिसिटी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी, फिर पीने के लिए पानी चाहिए तो ड्रिंकिंग वाटर, पानी साफ़ होना चाहिए तो सैनिटेशन, खाना बनाने के लिए कुकिंग फ्यूल। तो ये सब लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर। ओके, एक बार वापस से रिकॉल करते हैं। चलो, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ में तो न्यूट्रिशन, चाइल्ड का और कुछ है, चाइल्ड मोर्टालिटी ऐसा कुछ है। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूलिंग का ही कुछ एक ठोक और है, याद नहीं आ रहा है। फिर लिविंग स्टैंडर्ड में कौन कौन सा देख लेते हैं। इनका तो वेटेज तो पहले तो 1/3 1/3 1/3 वेटेज, फिर अब 2 ही है तो 1/3 को कैसे डिवाइड करेंगे, 1/6 1/6 1/6 1/6। बट अब इधर 4-5 क्राइटेरिया हो गए तो 1/18 1/18। ठीक है, 6 क्राइटेरिया है बेसिकली। कौन कौन सा है। पहला हाउसिंग, फिर एसेट्स, सोफ़ा कुर्सी कुछ कुछ बना देना, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, फिर ये साफ़ होना चाहिए तो सैनिटेशन, फिर कुकिंग फ्यूल, गैस चाहिए। ये हो गया। ये क्या था, स्कूल अटेंडेंस। ओके, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल में कितने साल का स्कूलिंग किया और स्कूल में अटेंडेंस कितना था। ऐसा नहीं कि पेपर पे लिखा तो हुआ है कि हाँ 5 साल का स्कूलिंग है लेकिन अटेंडेंस 0% है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये ग्लोबल MPI है वो डबल बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स। तो इसका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा कि जो पुअर है उनको पॉवर्टी का तो बर्डन है ही, साथ ही साथ क्लाइमेट हजार्ड्स के कारण जो पुअर है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020-25 का रिपोर्ट आया है। रिलीज़ किसने किया है, जो हमेशा करती है UNDP एंड OPHI एनुअली सिंस 2010 से हर साल आता है। तो ये इस साल का आया है रिपोर्ट, बेस्ड ऑन 3 डायमेंशन के ऊपर। ये तो पढ़ लिया। और ऑफ 6.3 बिलियन पीपल अक्रॉस वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 6.3 बिलियन पीपल, उनमें से 1.1 बिलियन पीपल है वो एक्यूट माल न्यूट्रिशन नहीं, एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है इन इंडिया। ठीक है, तो 6.3 बिलियन पीपल अक्रॉस वर्ल्ड, जो 6.3 बिलियन पीपल अक्रॉस वर्ल्ड में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से जूझ रहे हैं एक्यूट वाले, उनमें से 1.1 बिलियन पीपल तो इंडिया में ही है। 1.1 बिलियन पीपल लिव इन एक्यूट माल न्यूट्रिशन ही पढ़ती हूँ यार मैं, एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया। देन MPI इन इंडिया हैज़ फॉलन टू 16.4% में फॉल हो चुका है। पहले कितना था, 55%। तो 55% 2005 से 6 के टाइम पे था और 19-21 में 16%। तो हाँ, इम्प्रूवमेंट तो हुआ है सिग्निफिकेंट। लाइफ टाइम क्या लिखा हुआ है, लिफ्टिंग 414 मिलियन पीपल आउट ऑफ पावर्टी। तो हमने 414 मिलियन पीपल को पावर्टी से बाहर निकाला है और हमको और निकालने की ज़रूरत है जो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पावर्टी में है। कितने, 1.1 बिलियन पीपल। ठीक है, ये वाला डेटा कुछ गड़बड़ है, मैंने इसे वापस से चेक किया। यहाँ पर ऑफ 6.3, अरे पूरे मिट जाएगा क्या, इधर कुछ लिखा हुआ था क्या। ओके, इसको इरेज करना था ना, ये वाले पोर्शन को इरेज करना। अरे पूरा ही चला जा रहा है। सो यहाँ पर ये बस है। तो 6.3 बिलियन पीपल अक्रॉस वर्ल्ड जो मल्टी डायमेंशनल एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पुअर है, नहीं पूरा इरेज नहीं करना था मुझे, बस इतना। ओके, तो ऑफ 6.3 बिलियन पीपल अक्रॉस वर्ल्ड जो कि एक्यूट 6.3 बिलियन पीपल अक्रॉस वर्ल्ड, 1.1 बिलियन पीपल है वो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि जो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 6.3 बिलियन पीपल के आसपास है, वहाँ पर अक्रॉस 109 कंट्रीज़ में, और 1.1 बिलियन है वो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे हैं और मोस्टली इनमें यंग वाले हैं, रूरल एंड लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ के लोग हैं। ठीक है, हाँ, तो ये इंडिया का नहीं है 1.1 बिलियन पीपल, ये पूरे वर्ल्ड का डेटा है। तो ये पूरे वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन में इतना है वो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर है। ठीक है, देन MPI तो इंडिया का फॉल हुआ है 55% से 16% में।
देन कुछ और ये 2 पेजेस और है, इसको करते हैं कल।